हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स के कुछ अगले टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ रखा है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, और उससे भी पहली वीडियो में हमने देखा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? वह रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। मतलब कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब इस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज होने की जो रेट है वो इस रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है। इस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज होने का जो वेग है वो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो कहलाती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, रेट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर के समानुपाती होती है। जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो रेट कंसंट्रेशन के जीरो पावर के समानुपाती होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे CH3, CO, CH3 यानी कि एसीटोन। जब एसीटोन की हम जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CH3CO CH2 Br और HBr इससे बाहर निकल जाता है। 2HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड की को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो H2 अलग निकल जाता है और आयोडीन अलग हट जाता है। और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये भी अलग अलग हो जाते हैं। ये तीनों रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हैं। और हम देखेंगे अब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन क्या है। माना कोई रिएक्शन निम्न टाइप से हो रही है, मतलब कोई प्रोडक्ट है जो कि कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जो मैंने पहले बता दिया है आपको, इससे पहले वीडियो में बताया है कि जब हम इनिशियल टाइम में रिएक्टेंट को लेते हैं उसकी मात्रा जो लेते हैं 1 ग्राम मोल में लेते हैं, तो इनिशियल टाइम में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है इसलिए जीरो आता है। जब आफ्टर टी टाइम मतलब टी समय के बाद उसमें से एक प्रोडक्ट बनता है जो ए से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा। तो क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसमें बताया है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो जीरो पावर के समानुपाती होती है जीरो ऑर्डर के लिए, इसलिए यहाँ जीरो लगाया है। इसलिए अब इसके समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो कि K है। ये रेट कांस्टेंट है। dx/dt क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। K क्या है? कंसंट्रेशन है, कांस्टेंट है। और A-X क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। जीरो पावर के बराबर है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। dx/dt जीरो पावर है तो ये पूरी फॉर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, इसलिए K के बराबर आ गई। अब ये भाग में है तो इधर आके मल्टीपल में आ जाएगी, तो dx बराबर KdT। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन है, दोनों तरफ बहुत ही इजी है, ये दोनों तरफ बस इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। d से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से ये वाला d कट जाएगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा जो है c को हम लिख देंगे। ये क्या है? वेयर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया इसलिए यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इसलिए ये C क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। C की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने पर, अब इनिशियल कंडीशन क्या है? T क्या है? जीरो, और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना है वो भी क्या बना है? जीरो, और यहाँ पे समय क्या है? जीरो, तो इनिशियल कंडीशन ये है। अब कहाँ रखनी है? इस वाली इक्वेशन में रखनी है। तो हम जब T बराबर रखेंगे जीरो और x बराबर ज़ीरो तो C बराबर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इस C की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में फिर से रखेंगे। C की वैल्यू क्या आई है? जीरो, यहाँ हम जीरो रख देंगे। x बराबर KT हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है तो वही होगा K बराबर x/T। T इधर आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिट ऑफ K, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि K की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो K बराबर क्या है? x/T। x का यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर में ही तो लेते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट को। अगर हम रिएक्टेंट को लेंगे तो मोल पर लीटर में लेते हैं, इसलिए यहाँ भी मोल पर लीटर इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स। T की क्या होती है? टाइम की तो सबको पता है, सेकेंड ही होती है, इसलिए इसके यूनिट क्या आ गई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या होती है K की वैल्यू? जीरो ऑर्डर के लिए
मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब हम हाफ लाइफ निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। क्या होती है हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की? हाफ लाइफ निकालने के लिए हमें टी बराबर हाफ लिखना पड़ता है, टी बराबर टी हाफ और एक्स बराबर ए अपॉन टू, क्योंकि हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं। तो हाफ लाइफ के लिए एक्स बराबर क्या होगा, ए अपॉन टू। ये एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि के बराबर एक्स अपॉन टी, इसमें रख देंगे एक्स की वैल्यू ए अपॉन टू और टी हाफ। तो टी हाफ क्या आ गया, ए अपॉन टू के, ए ये आ गया और ये जो टू है वो मल्टीप्लाई में चले गए, तो टी हाफ बराबर ए अपॉन टू के। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समानुपाती से के को हटा देंगे और समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, तो टी हाफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है ए अपॉन टू के। ओके, अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? किसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर का होने के लिए उसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में क्या हो रहा था, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में हो रहा था कि जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही थी, उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। इसकी पावर में क्या आ रहा था, कंसंट्रेशन की पावर में हम जीरो लिख रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, किसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर का होने के लिए उसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की एक घात के समानुपाती होती है। मतलब जीरो ऑर्डर के लिए हमने जीरो लिखा था, अब इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट, मतलब एक घात लगा देंगे, नहीं भी लगाओ तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ये भी जो है पूछा जाता है, पूरा होता है। माना कोई रिएक्टेंट ए है जिसके स्टार्टिंग में ए ग्राम मोल लेते हैं, कुछ समय बाद इसके एक्स मोल रिएक्शन में भाग ले लेते हैं। ए है जो कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इनिशियल कंडीशन में हम क्या लिया है, ए ग्राम मोल लिया है, जो कि प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है। इसे प्रोडक्ट में चेंज होगा टी टाइम बाद। टी टाइम बाद हम देखते हैं कि इसका एक्स जो है एक्स भाग जो है रिएक्शन में भाग ले लेता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हम यहाँ पे घात एक भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी लिख दोगे तो भी ठीक है और ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है, इसे हटाने के बाद के कॉन्स्टेंट आया है। फिर हम इसको इधर ले आएंगे डी टी को और इसे इधर ले आएंगे, डी एक्स अपॉन ए माइनस के एक्स बराबर के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे ऐसे करके, और ये डी एक्स से ये कट जाएगा पूरा, इंटीग्रेशन डी से कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लॉग लिखते हैं, लॉग आता है, इंटीग्रेशन करने पर लॉग लिखा जाता है। तो लॉग ई ए माइनस के एक्स बराबर के टी माइनस सी प्लस क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, लॉग आता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो लॉग, अब इसके बाद करेंगे सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हम सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, एक्स बराबर जीरो, टी बराबर जीरो। ठीक है, सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने पर अब इस जो इनिशियल कंडीशन है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम सी की वैल्यू रख देंगे। पहले अभी निकालेंगे सी की वैल्यू, इनिशियल कंडीशन इसमें रखेंगे पहले। तो इसमें x बराबर जीरो रख देंगे और t बराबर जीरो रख देंगे, यहाँ भी जीरो रख दिया और t बराबर भी जीरो रख दिया। तो log e, ये तो ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ये a बचा तो माइनस log e a, c बराबर क्या आ गया, माइनस log e a। अब c की जो वैल्यू है वो इक्वेशन हम फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है हमारी इक्वेशन log e a माइनस के x बराबर के टी प्लस सी। अब यहाँ c की मान रख देंगे माइनस के log e a। ओके, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, log e a माइनस log e a माइनस के x बराबर के टी, और फिर ये ऐसे हो जाएगा बराबर के
के टी बराबर 1/t, इधर पहुँची है 1/t log e a माइनस के एक्स। लॉग ई जो है हटाने पर हम log 10 आ जाता है, log इंटीग्रेशन हटाते हैं तो log 10 लिखा जाता है, इसलिए log ई हटाकर हमें log 10 और log ई का जो मान होता है वो 2.303 होता है, ठीक है। तो k बराबर 2.303/t इंटू log 10 a/x, ये आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल कंडीशन जब हमें नहीं पता है तो वैसे तो यहीं तक लिखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब तुम्हें इनिशियल कंडीशन नहीं पता है तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटरमाइन कीजिए। तो हमें इनिशियल कंडीशन नहीं पता है क्या क्या है, इसलिए हम इसके लिए निकालते हैं dx अपॉन a माइनस के एक्स बराबर के डी टी। ये क्या है, रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ओके। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने पर हमने इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, इससे यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग आता है, इंटीग्रेशन करने पर लॉग ई आता है, ठीक है। चलिए लॉग ई ए माइनस के एक्स इनिशियल कंडीशन और प्रोडक्ट बनने के बाद की कंडीशन, ऐसे ही यहाँ पे भी है T1 T2। अब log ई ए माइनस के 2, मतलब पहले हम ऊपर वाले को लिखते हैं। ऐसे मान लो कि भगवान ऊपर वाला है तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को पूछते हैं, ऐसे ही x2 को हम पहले लिखेंगे और x1 को बाद में लिखेंगे। तो log ए माइनस के x2 प्लस log ई ए माइनस के x1 के बराबर T2, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को T1 log ई ए माइनस के x1 अपॉन ए माइनस के x2 बराबर के T2 माइनस के T1। अब ये वाला इसे हम इधर पहुंचा देंगे क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए ए अब 1 में आ जाएगा, ये इनटू में इधर आके ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब बटे में पहुंच जाएगा। 1/T2 माइनस के T1 log ए माइनस के x1 log ए माइनस के x2। जब हम log ई को हटाते हैं तो इसका मान लगा देते हैं 2.303 log 10, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 के बराबर 2.303 T2 माइनस T1 log 10 ए माइनस x1 ए माइनस x2। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम यूनिट देखते हैं क्या। सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आती है, के के लिए यूनिट ऑफ के बराबर हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है सेकंड ऑर्डर के लिए, ओके। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आता है, के बराबर 2.303/t log 10 a/a माइनस के एक्स। टी की क्या होती है सेकंड, हम यहाँ सेकंड लिख देंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं, और ये भी प्रोडक्ट ही है तो इसे मोल पर लीटर में लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सेकंड, और ऊपर जाके इन्वर्स। सेकंड इन्वर्स होती है सेकंड ऑर्डर के लिए, के की यूनिट होती है सेकंड इन्वर्स। हाफ लाइफ निकालेंगे तो हाफ लाइफ के लिए पता ही है, टी बराबर हो जाएगा टी हाफ और ए बराबर हो जाएगा, सॉरी एक्स बराबर हो जाएगा a/2, ठीक है। तो पहले हम वो लिखेंगे क्या, इसके रिएक्शन क्या है, फिर जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी हाफ लिख देंगे और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ a/2 लिख देंगे। वैसे ही टी हाफ, यहाँ एक्स है तो a/2 और बराबर टी हाफ ए log 10, इसको हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 2a माइनस के a, तो क्या बचेगा a/2 बचेगा, ठीक है। a/2, ये 2 अब ऊपर जाके इससे मतलब ये इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा log 10 2 log 10 2 की क्या वैल्यू होती है 0.3010, ओके। log 10 2 की वैल्यु है ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इसकी टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.639/k। ये टी हाफ है सेकंड ऑर्डर के लिए। कभी कभी ये पूछ लिया जाती है हाफ लाइफ क्या होती है सेकंड ऑर्डर के लिए, उसे डिटरमाइन कीजिए, या फिर यूनिट ऑफ के सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, ऐसे पूछ लिया जाता है। एवरेज लाइफ इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्या होती है हम इसकी
मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और कैरेक्टर है जो कि है कि इनिशियल कंडीशन चेंज करने पर के की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब हम जब इनिशियल कंडीशन उसकी चेंज कर देंगे, पहले हमने लिया 1 ग्राम मोल, फिर हम ले लेंगे 10 ग्राम मोल ले लेंगे, तब उसकी के लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस के एक्स में अगर हम a के बराबर ले लेंगे, मतलब इनिशियल कंडीशन में a लेते हैं तो उसकी जगह हम ले लेंगे एम ए, और x की जगह हम बनता है, हम मतलब प्रोडक्ट में मिलता है एम एक्स। तो ये सब इसकी यहाँ पे लगा देंगे, a की जगह लगा देंगे एम ए और x की जगह लगा देंगे एम एक्स। तो क्या हुआ, वही हुआ, इनिशियल कंडीशन चेंज करने पर के की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये इसका एक करेक्टर है। और इसके एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये क्या है, CH3COO2H5। ये क्या है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट को जब हम पानी मतलब वाटर से H2O से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है CH3COOH, CH3COOH, यानी कि क्या है, ये एसिटिक एसिड। और मिलता है हमें एथिनॉल, C2H5OH। ये है एथिल एसीटेट। ये क्या है, एसिटिक एसिड एथिनॉल। अब डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं तो H2O और प्लस हाफ O2। ये सब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो ये थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इतना तुम लोग हो गए तो तुम्हें ये कितने नंबर में पूछी जाती है, ये 3 नंबर में भी पूछी जाती है, ये कभी कभी 15 नंबर में भी आ जाती है। इसका डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए 15 नंबर का 7.5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। और इनमें कंपैरिजन करने में भी आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या क्या है, दोनों में निकालिए। मतलब दोनों को डेरिवेशन करने के लिए 15 नंबर में आता है। और हम देखते हैं अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। यही 3 रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इतनी नहीं पूछी जाती है, पर फिर भी आप पता तो होना चाहिए ना जब हमारे सिलेबस में है। तो वह रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी। लेकिन सेकंड ऑर्डर में क्या है, 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो 2 के पावर के बराबर होती है। क्या है, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो 2 की, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ये 2 टाइप की होती है। पहली है जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है, मतलब दोनों रिएक्टेंट जो है सेम कंसंट्रेशन के हैं। तो क्या होगा, ये 2 रिएक्टेंट है ए और बी जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ए है, इसकी भी ए है। तो आफ्टर टी टाइम क्या बनता है, एक्स प्रोडक्ट बनता है। वही सब चीज़ है। रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती, पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है तो सेम ही लिखी जाएगी। और dx, तो इन दोनों का स्क्वायर हो गया। ये किया आ गया रेट कांस्टेंट, dx अपॉन ए माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, डी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग होती जाएगी और वो कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया है। ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 अपॉन ए माइनस के एक्स, ये डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, के टी, और ये सी आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 अपॉन ए माइनस के एक्स बराबर के टी प्लस सी। ओके, ये गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, और ये बचा हमारा। सी की वैल्यू याद करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन क्या है, एक्स बराबर 0, टी बराबर 0। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ेंगे। मतलब सी की वैल्यू याद करने के लिए हमें यहाँ टी बराबर रखना पड़ेगा बाती, पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है तो सेम ही लिखी जाएगी। और डी एक्स, तो इन दोनों का स्क्वायर हो गया। ये किया आ गया रेट कांस्टेंट, dx अपॉन ए माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया। ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, डी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन में चेंजिंग होती जाएगी और वो कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया है। ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 अपॉन ए माइनस के एक्स, ये डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, के टी, और ये सी आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 अपॉन ए माइनस के एक्स बराबर के टी प्लस सी। ओके, ये
गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओके। और ये बचा हमारा। सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन क्या है, एक्स बराबर 0, टी बराबर 0, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ेंगे, मतलब सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ टी बराबर रखना पड़ेगा 0 और एक्स बराबर रखना पड़ेगा 0, तो हमें सी की वैल्यू ज्ञात होगी। सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमने रखा है एक्स बराबर 0, टी बराबर 0, तो 1/a आ गया सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ओके। तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू यहाँ हमने रख दी है, डायरेक्टली रख दी है। के टी बराबर a/a माइनस के एक्स, ये प्लस में तो इधर जाके किस में हो गया, माइनस में। के टी बराबर a/a, ये मतलब दोनों में एस करके रख दिया है। नहीं, इसका हमने लिया है लासा a माइनस के एक्स a, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, यहाँ आ गया x, ठीक है। तो यहाँ बचा x, ओके। x/a माइनस के x, के बराबर 1/t इंटू a माइनस के x, ये हो गई। जब दोनों की जो कंसनट्रेशन है सेम है, दोनों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन सेम है, तो उसके लिए आएगा k बराबर 1/t इंटू x/a इंटू a माइनस के x। जब हम दोनों की जो कंसनट्रेशन है, दोनों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिफरेंट है, तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट है a प्लस बी प्रोडक्ट होगा, इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। ए के लिए हमें लगेगा स्मॉल a, बी की कंसनट्रेशन है स्मॉल b, इन दोनों की आफ्टर टी बाद क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है dx a माइनस के x b माइनस के x किसके समानुपाती है, t के समानुपाती है। dx बराबर के a माइनस के x b माइनस के x बराबर dx a माइनस के x bx बराबर k dt। ये इधर पहुंच गया और dt इधर आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन t से हट जाएगा और इस वाली d से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ तोड़ लेंगे हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम, a माइनस के x माइनस dx अपॉन a b माइनस के x, इन दोनों को अलग अलग लिखने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, a 1/a माइनस के x log e, लॉग लग जाता है, इंटीग्रेशन हटने के बाद लॉग लग जाता है, तो लॉग आएगा log e a b माइनस के x प्लस log e a माइनस के x बराबर के टी प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है 1, ये मतलब ये ब्रैकेट हट जाएगा इसका, 1/a माइनस के x, ये माइनस आएगा यहाँ, माइनस के log e से माइनस log e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, log e a माइनस के x अपॉन b माइनस के x बराबर के टी प्लस सी। इक्वेशन फर्स्ट, सी की वैल्यू याद करने के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने पर इनिशियल कंडीशन क्या होती है, x बराबर 0 होगी, t बराबर 0 होगी, ये है इनिशियल कंडीशन। ये हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे और जहाँ जहाँ t है वहाँ भी 0 रख देंगे। तो उसके बाद हमें मतलब इसके अप्लाई करने पर जो है हमें मिलता है, सी की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1/a माइनस के x log e a b, ये हमें ये सी की वैल्यू मिलती है, ठीक है, जो कि हमने पहले निकाल ली है। अब ये डायरेक्टली हमने सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। जब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब हमने सी की वैल्यू निकाली है, तो ये हमें प्राप्त हुई है और हमने इसे डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया है, ठीक है। के टी बराबर 1/a माइनस के x log e a माइनस के x b माइनस के x, ये यहाँ माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो गया, ये इधर पहुँच गया, ठीक है। 1/x a माइनस के x log e a अपन b, ये है सी की वैल्यू यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गई। अब के टी बराबर 1/a माइनस के x log e b अपॉन a इंटू a माइनस के x b माइनस के x, के बराबर 1/t a माइनस के x log e b अपॉन a इंटू a माइनस के x b माइनस के x, ठीक है। यहाँ से ये वाला t इधर पहुँच गया। अब log e की वैल्यू लिखेंगे। log e की वैल्यू के लिए हमें पहले 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और log के बेस में 10 लिखना पड़ता है, ठीक है। log e हटाने के लिए हमें तो log e पहले मल्टीप्लाई हो गई 2.303 और यहाँ 10 आ गया, तो सिर्फ इतना ही अंतर है, यहाँ पे 2.303 लिखना है और log के बेस में 10 लिखना है। ये आगे जब हमारी दोनों ही कंसनट्रेशन डिफरेंट हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है सैपनिफिकेशन ऑफ एस्टर, तो ये क्या है, एथिल एसीटेट यानी एस्टर है CH3COO C2H5, ये है एथिल एसीटेट NaOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम एसीटेट मिलता है CH3COO Na और मिलता है एथिनल C2H5OH। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहले तो हमें यूनिट निकालनी पड़ेगी। यूनिट ऑफ के क्या आएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के बराबर 1/t इंटू a अपॉन a माइनस के a इंटू a माइनस के x, ये आ गई सेकेंड ऑर्डर के लिए के की वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का क्या है, के बराबर 1/t इंटू a माइनस
ए अपॉन ए इंटू ए माइनस के एक्स। तो टी की क्या होती है सेकेंड, ये हम क्या लेते हैं मोल पर लीटर में लेते हैं, इसकी भी वैल्यू मोल पर लीटर होगी और इसकी भी वैल्यू मोल पर लीटर होगी। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मोल इन्वर्स लीटर और ये ऊपर जाके सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी सेकेंड ऑर्डर के लिए, वो आएगी मोल लीटर इन्वर्स मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। ये है सेकेंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टी बराबर लिख देते हैं टी हाफ और ए बराबर ए अपॉन एक्स। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी हाफ लिख दो और जहाँ एक्स है वहाँ ए अपॉन टू। इन दोनों को मतलब ये लासा ले लिया हमने, यहाँ पे लासा लेंगे तो ये आ जाएगा टू ए माइनस के ए, तो ए ही बचेगा, यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, बचा ए ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ 1/2 आएगा, टी हाफ आएगा। के बराबर 1/t हाफ इंटू ए अपॉन ए 1/a के बराबर 2/t इंटू 1/a। ये वाले 2 जो ऊपर पहुँच गए, ये आएगा टी हाफ बराबर कितना होता है 1/k a, ये होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, इनिशियल कंडीशन चेंज करने पर के की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही देख ली है। ठीक है, और ये होती है एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है कभी कभी 3 नंबर में, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तथा उसके एग्जाम्पल बताइए। तो वह रिएक्शन जो देखने में सेकेंड ऑर्डर की लगती हैं लेकिन रियल में फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है CH3 COOC2H5 एथिल एसीटेट है, जिसका जल से कराने पर हमें मिलता है CH3 COOH C2H5OH। और ये है C12H22O11, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। इस शुगर का फॉर्मूला है, जल से हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमें ये डिवाइड हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में ज़रूर पूछी जाती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके सो गाइज, अगर कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और अगर तुम्हारे कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, मैं उस पर सुधारूँगी। और सो चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।